साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें प्रत्येक दिन जो 3 शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं उनके बच्चों की मेमोरी के आधार पर अभी हम आप लोगों के लिए मैथ्स की एक एक्सपेक्टेड पेपर बना रहे हैं जो अभी चल रहा है और जो आगे आने वाला पेपर है। और आप यकीन रखिए कि लगभग ये पे या इससे मिलते जुलते पेपर ही आपके एग्जाम में आने। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि अभी पिछले दिनों किस किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल बोल रहा है, राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपए की राशि 30% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की। ठीक है ना, यहाँ यही बातें ध्यान में रखनी है। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक तो 8,000, दूसरा 30%, तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष। ठीक है, राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक, ठीक है, और इसकी गणना 8 मासिक। और लास्ट में आपसे पूछा क्या है, कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी, मतलब दोनों के बीच का अंतर। अब देखिए सवाल को डील कैसे करना है। पहली बात तो यह है कि जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाती है या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता है, मैंने आप लोगों को पिछले 2 वीडियोस में भी बताया है कि 2 साल का 2-1, 3 साल का 3-3-1, 4 साल का 4-6-4-1, 5 साल का 5 साल तक का मैंने लिखवाया था। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर जब गणना वार्षिक है तब तो कुछ नहीं बदलना, दर 30% ही रहनी है और समय 2 वर्ष रहना। लेकिन जैसे ही मामला मासिक का आता है तो दर और समय दोनों बदल जाता है। और ये दोनों बदल किसके लिए रहे हैं, दीप्ति के लिए। हम दोनों की बात अलग अलग करते हैं। पहले देखिए राम की बात हो रही, राम की बात हो रही, तो राम की बात हो रही है तो यहां दर कितनी है, 30%, समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो मूलधन है वो बराबर है तो मैं एक काम करता हूं, ब्याज को प्रतिशत के रूप में निकाल लेता हूं और बाद में इन दोनों का प्रतिशत में डिफरेंस निकाल लेंगे और 8,000 से कैलकुलेट कर देंगे। इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें बार बार परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए 2 वर्ष का मामला जैसे ही आता है, मतलब पूरा मामला कितने का है, 2 और 1 का। 2 और 1 का मतलब यहां पर जो दर कितनी है, ये कितनी है, 30%। अब ये 30 का 30% कितना हो जाएगा, 9%। ध्यान रखिएगा, 30 का 30%, 30 × 30/100, 1 2 1 2 3 3 9 हो गया। अब आप देखिए ये कितना हुआ टोटल, ये हो गया 60, ये हो गया 9, मतलब यहां पर उसको ब्याज कितनी मिल रही है, 69। ये बात किसकी हो रही है, राम की। ठीक है, अब मामला दीप्ति का। दीप्ति का मामला थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि 8 मासिक दिया हुआ है, 8 मासिक दिया हुआ। दीप्ति का जो मामला है, दीप्ति का मामला थोड़ा सा टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा है, क्योंकि इसके लिए 8 मासिक की बात हो रही, 8 मासिक। तो अब यहां पर जो इसकी दर आएगी, दर कितनी आएगी भाई, 30% है 12 महीने के लिए, लेकिन इसको तो 8 ही महीने मिले हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 दहां 30, तो 10 दूनी 20%, मतलब इसकी दर हो गई 20%। और इसका जो समय है, समय कितना हो जाएगा भाई, कितना, 8 मासिक है तो 2 वर्ष में 24 माह, 8 माह कर देंगे तो 8 तिहां 24, मतलब ये मामला हो जाएगा 3 वर्ष का। और 3 वर्ष की जो कहानी होती है वो होती है 3, 3 और 1, ये कहानी हो जाती है, ये कहानी हो जाती है। अब देखिए यहां पर 20 है तो ये 20 हो गया। अब 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4, और 4 का 20% कितना हो जाएगा, 0.8। अब ये टोटल कितना हो गया, 20 तिहाई 60, 4 तिहाई 12 और 0.8 का गुणा करेंगे तो 0.8, मतलब ये टोटल हो गया 72.8। और ये भी कहे में है। अब अधिक और कम की बात की गई है, अधिक और कम की बात की गई है। तो अब आप देख लीजिए अंतर कितना आ रहा है भाई, अंतर आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 72.8 माइनस 69, मतलब कितना हो गया, ये 3.8%। अब देखिए ये अंतर दोनों में ही एक चीज कॉमन थी और वो क्या थी, मूलधन। मूलधन कॉमन है तो मूलधन कितना है इसका, 8,000, 3.8%, मतलब 3.8/100, 1 2 1 2, ये हटेगा, ये 8 अठाई 64, 8 दिया 24, 24 और 36, मतलब आपका जो डिफरेंस है वो है 304 रुपया दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है
कि कभी भी अगर आपसे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता है, या दो लोगों की चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर पूछा जाता है, तो तरीका आपको हमेशा यही अडॉप्ट करना है। 2 वर्ष का रहेगा 2-1, 3 वर्ष का रहेगा 3-3-1। ये वाला सीधा दर है, ये वाली इसकी दर के हिसाब से ही ये दर है, और ये वाली इसकी दर के हिसाब से दर है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 4,000 रुपए की एक धनराशि 6.25% की साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन। ठीक है, 2 वर्ष की पहली बात क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज 4,000 रुपए है, 6.25% है और 2 वर्ष है। मैंने आपको क्या बताया था, साधारण ब्याज में बहुत सिंपल सा फंडा है कि ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। अब आप देखिए, इसको अगर मेंटल कैलकुलेशन करते 6.25 और 2 गुणा करोगे 12.5% आ जाएगा। अब 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 पर ब्याज 1 है तो मिश्र धन 9 हो जाएगा। 8 की वैल्यू है 4,000, 9 की वैल्यू हो जाएगी 4,500 रुपए। अब देखिए, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए, एसआई बराबर होता क्या है, एसआई बराबर होता है R इंटू टी परसेंट में। आर आपको दिया हुआ है 6.25, टी आपको दिया हुआ है 2, मतलब ये हो गया मामला 12.5। अब अगर आप एसआई को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000। अभी मैं 12.5% बटे 100, 1-2 ये और ये कट गया, 125 चौके कितना हो गया 500। तो जो आपका मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 4,000 और धन 500, मतलब कितना हो जाएगा 4,500 रुपए दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन यहीं से इस सवाल को आप दूसरे तरीके से, मतलब बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन अगर आपको करना होता तो आप कैसे करते, देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये आपका मूलधन है और ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपकी एसआई है। ठीक है, तो जो अमाउंट है वो कितना होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कह लीजिए, तो ये हो जाएगा 9। इस 8 की वैल्यू कितनी दी गई है 4,000, 8×5 = 40, बस यहाँ पे आप 500 का गुणा मार दीजिए, आंसर हो जाएगा 4,500 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यहाँ तक सवाल सिंपल तरीके से, यहाँ वाला सवाल आपका मेंटल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल खुला कि नहीं, रुचिरा ने एक कार्य 22 दिनों में पूरा करना था। ठीक है, 22 दिनों में पूरा करना था। उसने क्या किया, पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का 10 दिन में 1/30 भाग नहीं किया है, प्रत्येक दिन 1/30 किया, मतलब एक दिन में 1/30 किया। ठीक है, 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य, ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके, समय पर पूरा हो सके। टोटल 22 दिन था, 10 दिन काम हो गया है, मतलब जो बचा हुआ समय है वो अब केवल 12 दिन। ठीक है, अब आप देखिए, एक दिन का जो उसका कार्य था, एक दिन का जो उसका काम है वो कितना है 1/, तो 10 दिन का जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 गुणे 1/30, 0 से 0 कैंसिल, मतलब हो गया 1/30। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम यही टोटल काम में से जो हो चुका है उसको घटा दीजिए, तो ये बच गया 2/3। और शेष समय जो बचा है, शेष समय कितना है 22 दिन टोटल था उसके पास, 10 दिन तो वो कर चुकी, बचा कितना है 12 दिन। अब आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, वो निकालना है प्रतिदिन का कार्य। प्रतिदिन का कार्य ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, उसको टोटल काम करना है 2/3, कितने दिन में 12 दिनों में, 3 नीचे आ जाएगा, मतलब 2/36 कैंसिल, उत्तर हो जाएगा 1/18। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, कुछ था नहीं सवाल में, मेंटल कैलकुलेशन से भी आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते थे। 2/3/12, 12×3 = 36, 18×2 = 36। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना इतना है, वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप। देखिए, क्षेत्रफल दिया हुआ और किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, अलजेब्रिक फॉर्मेट में दिया हुआ, स्क्वायर के क्वाड्रेटिक फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, अब जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, आपसे पूछ क्या रहा है भुजा, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता कितना है, ये होता है a²। और a² की जो वैल्यू सवाल में दे दी गई है कि a² बराबर है
81x का स्क्वायर प्लस 72x और प्लस 16। तो जो a आपको निकालनी है तो इसका वर्गमूल निकलेगा। अब आप देखिए ये वर्गमूल कब बनेगा, क्योंकि ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है या x प्लस वाई के फॉर्मेट में, ये तब बन सकता है जब ये और ये दोनों वर्ग हो। तो अगर आप सिंपली इसको देखो कि अगर मैं केवल इसका वर्ग निकालने की बात करूं, इसका और इसका निकाल, तो इसका वर्ग कितना आएगा 9x और इसका कितना आएगा 4। अब आप खुद देखो कि अगर मैं 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 9x इंटू 4 और इंटू 4 का स्क्वायर। अब आप देखो 9 नमा 81x का स्क्वायर, 9 दूनी 36, 9 चौके 36, 36 दूनी 72x और प्लस कितना है 16। और यही चीज आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, सवाल में केवल आपको देखना था क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा आपसे पूछी जा रही है, मतलब आपको वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालना है तो ये दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। और 81 और x स्क्वायर दिया हुआ, मतलब यहां से 9 और x निकलेगा, यहां से 4 निकलेगा, उत्तर हो जाएगा 9x प्लस 4। सवाल को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन को देख करके उसे टिक कर सकते थे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपए है। राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है। तो रहीम के पास धनराशि क्या, रहीम के पास की धनराशि ज्ञात करें, यह है सवाल। ठीक है, रेशियो का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कहा जाए। ठीक है, सवाल में कुछ कह ही नहीं रहा अगर देखा जाए तो। अब देखिए 1/3 और 2/5 की बात हो रही है। ठीक है, देखिए राम और रहीम दोनों आर से शुरू हो रहे हैं, इसलिए मैं आर ही ले लेता हूं। राम का 1/3 बराबर रहीम का 2/5, यही तो सवाल आपको कह रहा है। तो अब राम इस टू रहीम बराबर क्या हो जाएगा 2/5 रेशियो 1/3। अब इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, ये तिर्यक गुणा 3 दूनी 6, 6 अनुपाते कितना हो जाएगा 5। ये आपका सवाल। अब ये टोटल कितना है 1210 रुपए, मतलब इसकी जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू कितनी है 11 और ये सवाल में दी गई है 1210। तो 11 बराबर अगर 1210 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। और आपसे पूछा किसका है रहीम की, आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ किसकी रहा है रहीम की, और रहीम ये है। तो 5 गुणे 110 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा 550। और यही आपके सवाल का जवाब है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, 2/5 अनुपाते 1/3 करना था, उल्टा हो जाता है चूंकि रेशियो। ठीक है, तो रेशियो करेंगे 3 दूनी 6, 5 1 5, 11, 11 की वैल्यू 1210, तो 5 की वैल्यू 550। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है किसी व्यक्ति को एक कुर्सी रुपीज 58.7 रुपए में बेचकर 27% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य। बहुत बेसिक सी बात है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य हमेशा होता है 100, विक्रय मूल्य अगर लाभ आपको 27% हो रहा है, इसका मतलब यह है कि विक्रय मूल्य 127 होगा। और अगर यही हानि हो रही होती तो 73 हो जाता। ठीक, तो यहां पर जो आपसे सवाल कह रहा है वो ये कह रहा है कि देखिए जो लाभ है वो कितना है 27%। तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 127%। और 127% की जो वैल्यू है ये दी गई है 2858.77। क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, मतलब 100%। ये क्रय मूल्य की बात हो रही है, क्रय मूल्य सीपी की बात हो रही है। केएसपी आपको दिया गया है, सीपी आपको निकालना है। तो ये हो जाता 2858.77 अपॉन 127 इंटू 100। ये दशमलव और ये 2 जीरो कैंसिल, ये दशमलव और ये 2 जीरो कैंसिल हो। अब देखिए कितना खूबसूरत सी बात है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अगर सवाल को लगाया भी जा सकता है, तो इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, भाग दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करने की बात करूँ, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, मतलब एक बात तो पक्की है कि क्या ये एक आएगा, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी। मतलब एक बात तो पक्की है कि ये वाला और ये वाला तो उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि 2 बे 1 1। तो यहाँ पे क्या डिजिटल सब मेथड यूज कर लीजिए। देखिए क्या है इसका 8 2 10 5 15 8 23 7 30 30 7 37 37 7 3 10 और 10 का मतलब हुआ 1। यहाँ देखिए 7 2 9 1 10 1
मतलब जो डिजिटल सम आएगा वो फाइनली 1 आएगा। यहाँ देखो आप 2 1 3 5 3 8 1 9, मतलब ये उत्तर होगा नहीं तो 100% यही होगा। 2 2 4 5 4 9 1 10, ये 1 बन। एक तरीका तो ये है। जब भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाए, भाग अगर लंबा हो जाता है, तो आप डिजिटल सम मेथड का यूज तुरंत कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 दे दिया गया होता तो मेरे को तो डिजिटल सम मेथड की भी जरूरत नहीं थी, दिख रहा था, यूनिट प्लेस से ही मेरा उत्तर आ गया होता। 7 में 7 का भाग देंगे तो यूनिट प्लेस तो 100% 1 ही आएगा, अगर दशमलव में नहीं है तो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं अगर भाव हमको गुणा करना होता। देखिए 28, 58, 77 में अगर मेरे को 127 का गुणा करना होता तो 127 दूनी 254, 1 3 318। ठीक है, फिर वही 2 बार जाएगा, ये हो गया 4, ये 6, 647, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, 5 सते 35, ये 63 हो जाता। 7 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 7 ये आ जाता। भाग भी दे सकते थे, ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका ये था अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो सवाल तो एक नजर में हमारा आंसर आ रहा था। अगर है भी तो डिजिटल सम मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए, महत्तम समापवर्तक इतना 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 का अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, जब कभी भी बड़ी संख्याएं आ जाएं तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप संख्याओं के अंतर वाली विधि का प्रयोग जरूर करें। क्यों? क्योंकि उसी से आप अगर इन संख्याओं का हम गुणनखंड निकालने के लिए चल दिए तो 25 सवालों को लगाने में जितना समय लगना है उसका आधा समय तो हम केवल एक ही सवाल में खा जाएंगे। तो जब कभी भी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, ये दिया गया हो कि शेषफल समान है, ये करना हो, या शेषफल क्रमशः इतना 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 बच रहा है, ये करना हो, तो जब कभी भी एचसीएफ से रिलेटेड एचसीएफ निकालने का कोई भी सवाल हो, अगर संख्याएं बड़ी हैं तो हमें उपयोग करना है संख्याओं के अंतर वाला तरीका, और उसके लिए हमें संख्याओं को रखना है बढ़ते क्रम में। लेकिन यहाँ तो संख्याएं बढ़ते क्रम में रखी हुई है, मतलब एक संख्या है आपकी 1683, फिर है आपकी 2244 और फिर है आपकी 5000। इसको अगर मैं घटाऊं तो 4 में से 3 गया 1, 14 में से 8 चला जाएगा 6, 21 में से 16 चला जाएगा तो 5, यही आ जाएगा। 5049 में से 2244 को मैं फिलहाल मैं इसलिए नहीं घटा रहा हूं क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है। अगर ये अंतर मेरा मान लीजिए कि 500, 600, 700 के आसपास आ रहा होता तो मैं घटाता, तो फिर इन दोनों को घटाने के बाद मुझे 2 मिल गया होता। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि या तो इन तीनों संख्याओं का जो महत्तम है या तो 561 है और या तो 561 का गुणनखंड है। अब देखिए ये संख्या कट किससे रही है, 6 5 11 1 12, मतलब 3 से तो कटेगी, 5 1 6 6 11 से भी कटेगी। ठीक है, तो 3 से कटेगी 11, मैं पहले 11 से काट लेता हूँ। देखिए 11 से अगर मैं काटूंगा तो 11 पचे 55 और 11 कम 11, इनका मन आ गया, मतलब कितना आ गया 3 और 17, तो 3 गुणे 11 और गुणे। अब आप देखिए ये सारी की सारी संख्याएं 6 1 7 8 7 15 3 18, या इसको देख लीजिए 5 4 9 9 18, 3 से कटेगी, 9 5 4 9 11 से भी कटेगी, 17 से, 17 दूनी 34, 16 164, 17 नहीं है 153, 11 बचेगा 119, 17 7 119, 17 से भी कटेगी। मतलब मेरा जो एचसीएफ है, मेरा जो एचसीएफ है वो 561 ही है। अब ये देखिए कैसे निकाला, देखिए इन दोनों का अंतर 561 है, मतलब लगभग लगभग इन दोनों संख्याएं 561 से कट रही हैं, दोनों ही संख्याओं। ठीक है, और 561 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, मतलब यही मेरा एचसीएफ होगा। अब आपसे पूछ रहा है इन तीनों का योग, तो 5 + 6 + 1, 6 5 11 और 1 12, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि क्या बात है, क्या बात है, अगेन एचसीएफ का सवाल, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बदली हुई। ठीक है, सवाल आपको कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2996, 4752, 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। शेषफल नहीं दिया हुआ, अगर शेषफल दिया होता तो हम क्या करते, पहले संख्याओं में से शेषफल को घटा लेते, देन आफ्टर आप एचसीएफ निकालते। लेकिन यहाँ पर शेषफल समान है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा एचसीएफ निकालिए। और एचसीएफ निकालने के बाद जो सबसे लास्ट में जो प्राइम नंबर बड़ा सा बचेगा वही वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, अब के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखना है, चलिए रख लिया भाई, बढ़ते क्रम में कितना है 2996, फिर कितना है
4700 और फिर कितना है, देखिए अब यहां भी ये वाली संख्या काफी बड़ी हो गई, 4000 और 7000, बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखिए 3000 और 4000 लगभग लगभग। अब आप देखो इसको घटाने का तरीका, अब मुझे इसको घटाना है भैया। 2996 को 4 दोगे तो कितना बन जाएगी, 3000। इसको देंगे तो 4756, 4756 में से अगर मैं 3000 को घटाऊंगा तो 1756 आ जाएगा, 1756 आ जाएगा। मैं बेसिकली इसको 4 दिया, इसको 4 दिया, तो ये 3000 बन गई, क्योंकि नजदीक दिखी मुझे, तो 4756, 4756 में से 1000 घटाएंगे तो 1756 आपका आएगा। अब आप देखिए 7 1 8 5 13, 13 और 6 19, नहीं कटेगा। छह 5 11, 11 7 18, 18 और 1 19, घटाया तो सही है ना मैंने, संख्या तो सही लिखी है। 4752, 12 में से 6 चला गया 6, 14 में से 9 चला गया 5, 16 में से 9 चला गया 7, 3 में से 2 चला गया 1, 7 6 13, 5 1 8। भैया किससे कट रही है ये संख्या, कट रही है क्या किसी से? अच्छा चलिए इसको घटा लेते हैं। देखिए 5 में से 2 गया 3, ये भी वैसे बड़ी है, आना नहीं चाहिए। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 चला गया 7, 7 में से 7 चला गया 0, 3073। इन दोनों का अंतर कितना है, 13 में से 6 चला गया 7, 6 में से 5 चला गया 1, 30 में से 17 चला गया 1313, 3 1 4 1 5 7 12। देखिए इसको 1756 से मैं आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि मूल चीज ये थी कि ये संख्या किसी से कट नहीं रही थी, ठीक है, नहीं तो मैं इसको निकालता ही नहीं। अब देखिए ये 3 से कट रही है, 3 से कट रही तो 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, 3 नंबर 17, ये आ गया। अब देखिए 3 जो है 3, इसमें अब ये 439 किसी से नहीं कटेगी, 4 3 7 9 7 16, ये किसी से नहीं कट रही, ठीक है ना। तो अब आपका जो HCF है वो ये, आपका जो HCF है वो कितना, 439, 439। आपका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, अब 49 का आपको निकालना क्या है, 49 का निकालना क्या है, दिया हुआ है के अंकों का गुणनफल, गुणनफल कर लीजिए भाई, 4 इंटू 3 इंटू 9, 4 3 12 और 12 नहीं है 108, यही आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। वहां योग पूछ रहा था, यहां तक पूछ रहा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो शेष फल वाले सवाल में है, वैसे चूंकि ठीक है इसमें आ गया है, ठीक, तो आपको कोशिश हमेशा यही करनी है कि आप पूरी संख्याओं को घटा लें, मतलब यहां से इसको घटा लिया, यहां से इसको घटा लिया, यहां से इसको घटा लिया, और फाइनल वाले से आप अंतर निकालें, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान के विकर्ण, अच्छा को विकर्णता 36 सेकंड में पार कर जाता है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए वर्गाकार मैदान, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√2, मतलब यहां से जो आप दूरी निकालोगे ये a√2 निकलेगी, और a√2 निकल जाएगा तो a निकल जाएगा, और a निकल जाएगा तो स्क्वायर भी उसका करके आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे। अब आप यहां देखो a√2 बराबर, अब आपकी चाल कितनी है 4, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में तो इसको बड़े को छोटा बनाएंगे तो 5/18 और गुणे 36, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, मतलब a बराबर हो जाएगा 40/√2, ये हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा, क्षेत्रफल पूछ रहा, तो स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर करेंगे तो 40/√2 और दोनों का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1600, √2 का स्क्वायर कर देंगे 2, काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 800, मतलब आपका उत्तर है 800, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। सवाल में कुछ था ही नहीं, सिंपल विकर्ण दिया हुआ है, मतलब विकर्ण को कैलकुलेट करना है, जरा सा कैलकुलेशन है, और आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 8 है, ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 है, ऊंचाई h है,
बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो बेलन की ऊंचाई आती है। देखिए बेलन का कुल पृष्ठ, गोले के मामले में मैंने आप लोगों को बताया था कि गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब WS होल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है गोले के मामले में, ठीक है। बेलन के मामले में दोनों अलग अलग है। सवाल में आपको बोल रहा है बेलन का WS मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है गोले का, चूंकि यहां तो वक्र और समान बराबर में सीधा क्षेत्रफल ही लिख देता हूं, बट ये आपको दिया हुआ। अब बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है 2 पाई r r प्लस, यहां देखिए गोले का कितना होता है, गोले का एक काम, इसको R1 कर लेते हैं, इसको R2 कर लेते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास इतना बचा। अब देखिए बेलन की जो त्रिज्या है वो 4 दी गई है, तो ये 4 हो गया, 4 प्लस h हो गया, और अब यहाँ पे केवल R2 बचा हुआ, इसकी त्रिज्या दी गई है 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 64, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 16 मतलब 4 प्लस h इज इक्वल टू आ गया 16, तो h बराबर आ जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, दिया गया है ऑप्शन पर बी में। सवाल में कुछ है ही नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में आपको वैल्यू पेस्ट कर देनी है, सवाल का उत्तर आपके सामने, ठीक है। हाँ अभी इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं दी है लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है, जब आप इसको करेंगे तो ये सिंपल सा बात है, यहाँ पर की वैल्यू ही रखते चले जाओ। मैंने फॉर्मूला इसलिए लिख दिया है कि अगर फॉर्मूले में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आपको याद रहे, लेकिन यहाँ तो आपको सीधी रखते चले जाएंगे, मतलब सीधा आपको ये वाली लाइन, बस ये 2 लाइनें लगानी है सवाल में, बाकी तो सवाल में कुछ है नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक समलंब चतुर्भुज, अब देख लीजिए समलंब चतुर्भुज, जैसे ही समलंब चतुर्भुज आता है आपके दिमाग में एक पिक्चर तो बनी जानी चाहिए भाई, ये और ये रहता है मामला, और एक चीज इसमें जो रहती है वो ये रहती है, ये रहती है ये वाली हिस्सा, और ये बराबर होता है। अब ये कहलाती है समांतर भुजा, ये कहलाती है ऊंचाई या लंब, जो भी आपको दिया गया है, ठीक है। सवाल में आपको बोला समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाइयां 18 और 15 है, दोनों भुजाओं की लंबिक दूरी 12 है, क्षेत्रफल निकालिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 और गुणे ऊंचाई या लंब कह लीजिए। अब यहाँ पर समांतर भुजाएं 18 और 15 दी गई है, ये 2 ही है, और ऊंचाई दी गई है 12, ये 6, 18 में 15 जोड़ेंगे 33, 33 में 6 का गुणा करेंगे, 6 3 18, 6 3 18 19, 198 आपका उत्तर है, दिया गया है 80 में, ठीक है। कुछ नहीं है सवाल में, ये तो चित्र भी मैंने जानबूझ के बनाया है। समलंब चतुर्भुज जब आप पढ़े होंगे या जब आप पढ़ेंगे, या ये जान लीजिए कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब इसमें 2 तरह से सवाल बनते हैं, पहला या एक कई बार इसको दे देता है, इसको दे देता है, इसको पूछ लेता है, और क्षेत्रफल भी दिया रहता है, ठीक है। दूसरा सवाल इसमें यह बनता है, तो आप देखिए ये जो समांतर भुजाएं है, अगर ये तिर्यक ऊंचाई बराबर होती है तो इसकी और इसकी लाभ बात है, यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं और बीच में एक वर्ग बन रहा है, ठीक है, या आयत बन रहा है, अगर बराबर दे दिया तो वर्ग बन गया, नहीं तो आयत बन गया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, एक गोले में एक बेलन निर्मित है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, गोले की त्रिज्या, गोले में एक बेलन निर्मित है, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, मतलब गोले की त्रिज्या अगर 5 है तो ऊंचाई 6 है, किसकी, बेलन की, बेलन की ऊंचाई 6, टोटल 10 हो, ठीक है। बेलन के आयतन का गोले के आयतन से, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा, कारण उसका ये है 3D का क्वेश्चन है, और गोले के अंदर बेलन बना हुआ है, गोले के अंदर क्या बना हुआ, बेलन, ये हमने ले लिया गोला, गोला, ये गोला हो गया, यहां पर मान लीजिए मैंने बना दिया ये बेलन है, ये बेलन, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां अगर इसका केंद्र मैं ले लूं, यहां अगर मैं इसका केंद्र ले लूं तो ये चीज जो है ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, ये वाला, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, ये इसका केंद्र है।
ये इसका केंद्र। अब आप देखिए सवाल में इतना तो आपको सामने सामने दिख रहा है। अब आप देखो ये की पूरी कितनी है, 6 दी गई है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 6। तो केंद्र से और केंद्र से तो आधी आधी रहेगी, बराबर बराबर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली 3 है और ये वाली 3 है। अभी मेरे पास जो चीज नहीं है वो है इसकी त्रिज्या, ये वाला हिस्सा। बेलन की त्रिज्या अगर मिल जाए मुझे, क्योंकि बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच मेरे पास है, आर मेरे पास नहीं है। और गोले का जो त्रिज्या है, चूंकि गोले का तो केवल 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मतलब वहां मुझे त्रिज्या पर चाहिए। मेरे पास जो मिसिंग है वो मिसिंग है त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालने का जो तरीका है, अब आप खुद देखो ये 3 है। अब अगर गोले की त्रिज्या 5 है, अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहां से मिला देता हूं, इसको अगर मैं यहां से मिला देता हूं तो ये गोले की त्रिज्या कहला जाएगी। अगर ये 3 है तो ये कितनी है, 5 है। अब देखो आप ये जो आपका बन गया, ये जो आपका बन रहा है, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो फिर यहाँ पे ट्रिपलेट लगना चाहिए, ट्रिपलेट लगना चाहिए। और ये वाली भुजा अगर 3 है, ये वाली भुजा 5 है, मतलब बट नेचुरल है कि ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 4। और यही तो बेलन की त्रिज्या है, यही तो बेलन की त्रिज्या। मतलब अब आपके पास दोनों चीजें, तीनों चीजें आ गई। जो बेलन की जो त्रिज्या है मतलब R1 है, वो कितनी मिल गई, 4। और H कितना मिल गया, 6। और गोले की जो त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है, इसको मैं R2 लिख देता हूं, ये कितनी है, 5। अब आपका सवाल लग गया। अब आपसे पूछ रहा बेलन का आयतन गोले के आयतन का अनुपात। ठीक है, बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात। बेलन का ऊपर लिखा हुआ देखिए, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये हो गया गोले का आयतन, गोले का आयतन। इसका वॉल्यूम भी निकालना है। अब इसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर, 1 लिए हो फिर एच। और इसका कितना होता है, 4/3 पाई, इसको हमने R2 लिया है। देखिए ये पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला जाए, सभी की वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। तो ये कितना है, 3। R1 आपने कितनी रखी है, 4। तो 4 गुणे 4, ऊंचाई कितनी रखी है, 5। यहां पर ये कितना है, 4 गुणे, ये R2 कितना है, R2 है 5। 5 गुणे 5 गुणे, यही तो आएगा, यही तो आएगा। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 नहीं, कितना आएगा, अच्छा H6 है यार, H6 है, वही तो सोचूं मैं। 125 में तो 72 है। ठीक है, देखिए अब ये कितना हो गया है, 4 छंग 24, 24 त्याई 72, और ये 55 25, 25 पंचे 125। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सवाल में अगर देखा जाए तो केवल एक चीज आपके मतलब की थी, और जो बहुत ज्यादा मतलब की है, बहुत ज्यादा मतलब की है। क्योंकि ये बात आप ध्यान रखिए, घन के अंदर गोला, गोले के अंदर घन। ये सवाल अभी जब मिलेगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, गोले के अंदर बेलन, बेलन के अंदर गोला। ठीक है, 3D के ये टफेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो बेलन की त्रिज्या है वो ट्रिपलेट से निकलेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है, निकटतम मान है जिसको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। मतलब प्रश्न चिन्ह मान ही निकालना है। अब आप देखो ये मामला किसका है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का। ये कैलकुलेट है, सिंप्लीफिकेशन। लेकिन ये इस तरह के जो सवाल हैं वो ज्यादातर बैंकिंग में आते थे, अभी इन क्वेश्चंस को रेलवे पूछने लग गया है। यही तो बोलता हूँ, एसएससी और बैंकिंग को कॉपी करता है रेलवे। एसएससी ने कुछ नई चीज ले ली, एसएससी से उठा लिया कोई नई चीज, बैंकिंग से उठा लिया कोई नई चीज। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, लेकिन ये बैंकिंग में आती थी। अब आप देखिए इसमें लगभग मान माना जाता है, और लगभग मान के लिए हमें क्या करना है, या तो हम 10% बढ़ा सकते हैं या तो हम 10% घटा सकते हैं, केवल इतनी हमारी क्षमता है। अब आप खुद एक चीज देखो, यहाँ ये 6.05 है, इसको मैं कितना लिख दूंगा, 6। अब देखो 15.953 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसको 16 ले लेंगे। 2.99 को 3 ले लेंगे, और इसको कितना ले लेंगे, 7। अब यहाँ एक चीज बात ध्यान में रखना, यहां भर घटा है, इसको भी मैंने बढ़ाया है, इसको भी मैंने बढ़ाया है, इसको भी मैंने बढ़ाया है, ये वाला घटा है। मतलब मान 100 आएगा, 16 माइनस 6 माइनस 16, 16 प्लस 3 गुणे 7।
3 सतह 21 और ये 6 माइनस कितना है 16 प्लस 21 6 27 27 माइनस 16 कितना आना चाहिए 11 11 ही आएगा ना। इसमें 16 गया 5, हाँ ठीक है। 3 से 11 11 दिया नहीं है, ये है ऑप्शन में। लगभग में ऑप्शन में तो ये 13 के आगे और तो कुछ नहीं, 12 तो है नहीं, 14 भी नहीं है। ठीक है, तो उत्तर कितना हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा उत्तर आ रहा है 11। इससे लगभग निकटतम वैल्यू के मान में, अब चूंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन तो करना पॉसिबल है क्या, 15.953 में आपको जो है 6.05, 2.99 में 7.04 को मल्टीप्लाई करना है, नॉट पॉसिबल। अप्रोक्सीमेशन का मामला है और ये बैंकिंग का क्वेश्चन था, अभी ये रेलवे में आ रहा है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पेपर में आ जाए और आप इसको कैलकुलेट ही न कर पाए। दी गई संख्या k से 10 कम, एक दी गई संख्या k से 10 कम, k से 10 अधिक, k से 38 अधिक सतत अनुपात में है। सतत अनुपात में तो दी गई संख्या k ज्ञात करें। देखिए अब इस सवाल को लगाने के लिए एक तरीका तो ये है कि हमें ऑप्शन से सवाल को उठा लें। सतत अनुपात का मतलब क्या, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक। अब आप देखिए k से 10 कम, k से 10 कम ये पहली संख्या हो गई, फिर k से 10 अधिक ये दूसरी संख्या हो गई, k से 10 अधिक ये दूसरी संख्या हो गई, फिर सतत अनुपात में है मतलब समानुपात की बात हो रही है, देखिए ये लिखा भी है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तीसरी संख्या k से 38 अधिक, ठीक है। तो अब ये जो है k प्लस 10 और k प्लस 38 का जो अनुपात है ये बराबर होना चाहिए, ये है आपका वास्तविक सवाल। अब आप चाहो तो इसको ऑप्शन से ले लो और चाहो तो ये कर लो, ये कर लो। अब आप देखो इसमें अगर मैं करूंगा तो k का k में गुणा करूंगा तो k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 38 के आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10 के हो जाएगा, और ये 10 और 38 कितना हो जाएगा -3। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो k स्क्वायर प्लस 10 के प्लस 10 के और प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका सवाल है। देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आप देखो यहाँ पे 38 और 10 कितना हो जाएगा ये 28 के, और यहाँ 10 और 10 के इधर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 20 के। अब इसको इधर लाए हो तो इसको उधर ले जाओ तो 100 प्लस कितना हो जाएगा ये 300। अब आप देखो 28 में से 20 घटाए कितना आ गया 8 के, 100 में 38 जो लेंगे 480, काट देंगे उत्तर कितना आ जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी 60, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अब इसको अगर 60 से करते, देखिए थोड़ा वो हो जाता है, 60 में से 10 घटाए तो कितना आ गया, 60 में से अगर मैं कैलकुलेट करने की बात करूं तो ये 50 जोड़ देते 60 और 60 और ये कितना हो जाता, यही तो है, ओ सॉरी 98 होगा ना, ये 70, ये 70 और ये 98, यही तो है, यही तो है सवाल, यही ना है क्वेश्चन। 60 घटा दिया, 10 घटा दिया, 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया और 38 जोड़ दिया, k से 38 है, बस यही आपका सवाल था। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को आप गुणा कर लीजिए, 5 अठे 40, 5 अठे 40 और 4, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन में? हाँ 98 था ना यार, वही तो मैं सोचूं। देखिए 5 अठे 40, 5 9 45 और 4900 हो गया, और 7 7 4900 बराबर हो गया। ठीक है, जब कभी भी ये सतत अनुपात वाले सवाल आते हैं तो अगर आप तुरंत में, चूंकि 38 था थोड़ा सा मुश्किल सवाल था तो लगा लेना भी बेहतर है, लगा भी सकते थे सवाल, वैसे लगाने में कोई ऐसे तोप नहीं चलानी थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:8 है। एक साथ काम करते हुए, ध्यान दीजिएगा, एक ए 3 काम, बी 5 काम, सी 8 काम एक साथ करेंगे तो 5 3 8 8 16 काम, वो इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद काम को छोड़ देते हैं, शेष काम को सी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। ठीक है ना, तो पूरा कर लिया जाएगा। अब देखिए सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल में कुछ है ही नहीं भाई, टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, जो हो गया उसको हटा दीजिए, जो बचा हुआ है उसको आप सी से करा लीजिए, मतलब जो आपको सवाल कह रहा है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो एक दिन का काम है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, ये रेशियो इनको दिया गया है 3 + 5 और +8, मतलब ये टोटल 16।
तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? 15 दिन चल रहा है, 15 दिन हुआ ना, ये कितना हो गया? 240। यही तो सवाल है। अब ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 12 दिन। ए और बी ने 12 दिन काम कर लिया, ठीक है। तो ए प्लस बी का जो 12 दिनों का काम है, ये कितना है? ए 3 बी 5, 12 दिनों का काम, तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुणे 12, मतलब कितना काम हो गया? 96। तो शेष कितना काम बचा? शेष काम कितना बचा? देखिए 240 था, 96 हो गया, 96 हो गया, तो बचेगा कितना? 144। देखिए 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 240 में से 100 घटा दिया, 144। अब इसको सी का से कराना है, तो सी कितना कर रहा है? 8 काम, 144 बटे 8, सिंपली काट दिया, उत्तर आ गया 18 दिन। दिया गया, कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन में। अब डायरेक्ट करने की बात होती तो मैं क्या करता? 5 3 8 28, 5 3 8 8 16, 16 15 हम 240, तो दिख ही रहा है। 5 3 8 12 8 96, ये भी दिख रहा है। 240 में से 96 घटाएंगे, 144 आना ही है। 144 में 8 का भाग दे दीजिए, 18 दिन। ठीक है, कुछ करना था क्या क्वेश्चन में? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले को सवाल की। 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना है? अब 10 और 22 के बीच की अभाज्य संख्या है, आपको जवानी याद होगी सभी बच्चों को, 11 13 17 19। ठीक है, 22 के बीच की तो 21 तो है ही नहीं। अब इनका माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य क्या? देखिए 11 13 17 19। अब इसका माध्य निकालना है, तो टोटल संख्याएं 4 है, तो 9 7 16 3 19, 19 और 1 20, 2 4 2 6 बटे 4, माध्य निकालोगे उत्तर कितना आ जाएगा? 15 दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाज्य संख्याओं से संबंधित। सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए। क्या है? BODMAS। पहले आपको किसको हल करना है? ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट के अंदर भी अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तो रूल के हिसाब से हल करना है। अब आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे एक लाइन तो ये बन रही है, एक लाइन तो ये बन रही है, मतलब ये बड़े कोष्टक तक दूसरी ये वाली बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके अंदर जो छोटे कोष्टक लगे, तो 9 सत्ते 63 प्लस 8 दिया 24 और प्लस ये 3, ये एक बड़ा कोष्टक हल हो गया। आगे 9 चौके, अब ये दूसरा बड़ा कोष्टक है, तो 9 चौके 36, फिर कितना है? प्लस 72 में 8 का भाग देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए 63 3 66। ठीक है, 6 में से 4 चला गया 2 और 6 में से 2 चला गया 4। ठीक है, 42। ठीक है, और भागे 36 में से 9 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 धन 9 है। छत्तीस धन, रुक जाइए ये भी गड़बड़ कर दिया, 36 धन 9, ये कितना हो जाएगा? 45। या माइनस कहीं नहीं है, तो 4 3 7 3 10, 6 1 7 2 9। अब ये देखिए 90 बटे 45, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 2 उत्तर है, दिया गया है डी में। सवाल में कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी हल कर लेता। मुझे तो लगता है कि आप लोग इसे जवानी हल कर सकते थे यहीं से कैलकुलेट करके। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए जवान छोटी से छोटी संख्या प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है और 271। बढ़िया क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों इस पेपर में HCF और LCM के बढ़िया सवाल आ रहे हैं। LCM का भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक आपके में भी फंस सकता है। अभी आप देखिए पिछले वाले पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस CISI के अच्छे क्वेश्चन, जब CI के सवाल इसमें भी बहुत बढ़िया आया हुआ था। अब देखिए सवाल में आपको कह क्या रहा है, मतलब देखिए अभी जो पेपर हुए थे, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए आप छोटी छोटी संख्या 15 25 35 और 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो। ये तो आपका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि 271 से विभाज्य, मतलब 271 से भाग देने पर शेषफल 0। अब इस सवाल को डील कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको इसका LCM निकालना है। मतलब आपको सवाल जो बोल रहा है वो है 15 25 35 40 और 42, इनका आपको क्या निकालना है? अब LCM निकालने के लिए आपको बात याद रखनी है कि हमारा जो फोकस है वो सबसे बड़ी संख्या पे होनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या है 42, और 42 के जो गुणनखंड है वो है 2 2 गुणे 3 गुणे 7, 6 सत्ते 42। अब 15 बनाने के लिए मुझे और किसकी जरूरत है? 5 की, ये 5 दे दिया मैंने। 25 बनाने के लिए 5 तो है, एक 5 और चाहिए। 35 5 सत्ते 35 बना हुआ है,
40 बनाने के लिए 5 तो मेरे पास है, लेकिन 8 और चाहिए। तो वास्तव में 5 दूनी 10 मेरे पास है, 4 मुझे और चाहिए, तो ये 4 और दे। अब आप खुद देखो, यहां तक ये मामला 42 का था। अब इसके बाद 25 25 चौके 100, मतलब आपका जो एलसीएम है वो है 42, 4200। ये आपका एलसीएम, और एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है। एलसीएम का मतलब होता है कि सारी संख्याएं उस एलसीएम में शामिल हो, और आपका फोकस हमेशा सबसे बड़ी, जबकि यहां पर एलसीएम थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखिए, क्योंकि सभी संख्याएं लगभग लगभग अलग थी, पहले हमने इसको निकाल दिया, ये निकल गया। अब मुझे 15 बनाना है, 3 था 5 दे दिया। 25 बनाना है, 1 5 और दे दिया। ठीक है, 35 बनाना, 35 बना हुआ है, ठीक है ना। 40 बनाना था, 5 दूनी 10 मेरे पास था, 4 और दे दिया। ये 42 था, अलग से मैंने 100 दिया, मतलब हो गया 4200। अब अगर मुझे केवल यहां तक सवाल लगाना होता तो शेष एक बचे, तो 4200 तो सबसे कट रही है, तो उसमें मैं एक जोड़ देता, 4201 मेरा उत्तर हो जाता। लेकिन सवाल में एक उसने पुछल्ला लगा रखा, वो क्या लगा रखा, 271 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो मैं इस सवाल को 4200 x + 1, और 4200 x में मैं किससे भाग दे दूंगा, 200। अब मैं इससे निकालूंगा क्या, देखिए पहले मैं संख्या लिख लेता हूं, शायद आपको समझने में दिक्कत ना हो। संख्या है 4200, ठीक है ना, और प्लस 1, ठीक है। अब यहां से ये तो बहुत संख्या में 1 1 2 2 रखूंगा तो पगला जाऊंगा, तो मैं एक काम ये करता हूं कि इसमें मैं 271 का भाग दे देता। अब देखिए ये कितनी बार जा सकता है, 20 बार। 2 सत्ते 14, नहीं 20 बार नहीं जाएगा, 20 बार तो नहीं जाएगा। कितनी बार जा सकता है, चलिए अलग से कैलकुलेट। 4200, 271, देखिए 1 हो गया, 2 सत्ते 14 नहीं जा रहा है, 1, ये 271 ही रहेगा। 10 में से 1 चला गया, 9, इसका हाथ से इसमें आ गया, नहीं सॉरी, 11 में से 7 चला गया, 4, 1490। 7 बार जाएगा क्या, 2 सत्ते 14, 7 सता, नहीं 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। उसके बाद 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16। कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 5 बार। 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, ये 5 हो गया। 9 में से 6 चला गया, 3, यही तो है। अब यहां से आपको निकालना क्या था, शेष। शेष क्यों निकालना, क्योंकि भाई वही तो है जो उसको कटने से रोक रहा है। तो अब आपके पास आ गया 135 x + 1, और इसको हमें काटना है 271। अब आप देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो 135 और 136 वही वही रह जाएगा, मतलब 1 से तो कटेगा नहीं। अगर मैं 2 रख दूं तो 135 दूनी 270 और 1 271, मतलब x की वैल्यू वास्तव में कितनी है, 2। तो ये जो संख्या आपको निकालनी थी, इसमें x की वैल्यू 2 है, आप रख दीजिए 4200 गुणे 2 धन 1। चलिए मैं इसकी कलम बदल लेता हूं ताकि आपको दिखे सवाल। 4200 गुणे 2 धन 1, मतलब उत्तर हो जाएगा 8401, ठीक है ना। अच्छा, अंकों का योग पूछ रहा है, तो 8 4 12 और 1 13, 3 और 1 4, 8 4 12 और 1 13। अच्छा, 2 अंकों में पूछा है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए इस सवाल को करना क्या क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल माना जाता है ये। इसमें आप लोगों को एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर ये सवाल केवल यहां तक होता तो मेरा उत्तर सिंपली 4201 आ गया। अब चूंकि मुझे 271 से भाग देने पर शेष 0 बचना चाहिए, तो अब मुझे सवाल को आगे लेके जाना पड़ा। तो चूंकि अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखकर 271 से भाग दूंगा तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो इस छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, इसको करके मैंने शेष निकाल दिया, तो शेष आ गया 135। x की वैल्यू 1 रखी तो 135, 1 136, 271 से कटेगी नहीं। 2 रखी तो 135 दूनी 270, 270 में 1 जोड़ दिया 271, 271 में 271 का भाग देंगे, वो कट जाएगा। मतलब x की वैल्यू 2 है, उस वैल्यू को आप यहां पर पेस्ट कर दीजिए, ये आपका उत्तर है। लेकिन सवाल में संख्या नहीं पूछी गई थी, उसका वो योग पूछा गया था। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, जबकि शोभा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का 5/8 भाग पढ़ा। उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने शेष है। सोना ने रवीश द्वारा पढ़े गए प्रश्नों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा। बढ़िया सवाल है। हमें सवाल में बेसिकली जब कभी भी इस तरह के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, ये देखना होता है कि समान क्या है।
अब अगर एक ही किताब होती तो सवाल बहुत इजी था, लेकिन यहां पर किताब जो एक नहीं, दोनों किताबें अलग अलग हैं और दोनों ने अलग अलग हिस्से पढ़े हैं। समान क्या है? समान है बचा हुआ हिस्सा। बचा हुआ हिस्सा, तो बचा हुआ हिस्सा अगर समान है तो मैं कुल तो निकाल सकता हूं, कुल तो निकल जाएगा ना भाई। जैसे आप देखिए, रवीश ने 4/5 भाग पढ़ा। रवीश रवीश ने जो पढ़ा वो पढ़ा 4/5, तो बचा कितना, शेष कितना रह गया? बचा कितना? बचा कितना? बचा कितना? तो 1/5। और इस 1/5 की वैल्यू कितनी है? 120। मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणे 5। मतलब ये जो किताब है ये 600 पेज, ये जो किताब है ये 600 पेज की। यही तो सवाल है। ठीक है। दूसरा, किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? शोभा की। इसने दूसरी किताब पढ़ी है, शोभा ने दूसरी किताब पढ़ी है। इसने टोटल कितनी पढ़ ली है? 5/8। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा ये कितना है? 3/8। और ये किसके बराबर है? 120 के। तो आप निकाल लीजिए 40। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 गुणे 40। मतलब इसकी किताब है 320। अब दोनों किताबों के टोटल पेज आपको मिल चुके हैं। अब देखते हैं सवाल में पूछा क्या। सवाल में बोल रहा है, शोभा ने रवीश द्वारा पढ़े गए प्रश्नों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा? शोभा ने रवीश द्वारा, तो अब रवीश ने कितना पढ़ा था भाई? जो रवीश ने पढ़ा था, रवीश ने जो पढ़ा है 600 पेज की किताब थी और उसमें से बंदे ने 4/5 पढ़ा है। ठीक है। शोभा ने कितना पढ़ा है? शोभा ने जो पढ़ा है वो 320 पेज की किताब थी और इसने 5/8। अब आप देखिए, इसको आप करेंगे तो ये 120 चौके 480 हो जाएगा। ठीक है। इसको आप करेंगे तो ये कितना है? 40। अब इसको मैं डायरेक्ट ही काट लेता हूँ ना, 40 तिहाई 120। ऊपर कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12। अच्छा, उल्टा हो गया इसने, 100/20 मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, बाद में उल्टा कर लेंगे। 4 तिहाई 12, 12/5। लेकिन सवाल में आपसे पूछ रहा है सोमा इज टू रवीश, इसलिए सवाल हो जाएगा 5:12। घबराने की आवश्यकता नहीं है, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हमने क्या निकाल दिया था? रवीश इज टू सोमा। सवाल में तो सोमा इज टू रवीश। आपको जब कभी भी नंबर सिस्टम के कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये भी इस तरह का या और भी जो सवाल आते हैं उसमें आपको ये देखना है समान कहां पर है। और यहाँ पर समान चीज जो दी गई थी वो ये दी गई थी कि लास्ट में दोनों के 120 पेज बचे, और दोनों के अगर 120 पेज बचे हुए हैं तो वहीं से हम सवाल को करेक्ट कर लें। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37, 85, 65 और 23 का समांतर। क्या बात है, कुछ है क्या सवाल में? कुछ है क्या सवाल में? समांतर माध्य ज्ञात करें, 4 का भाग दे देना है। जोड़ दीजिए भाई, 5 3 8, 5 13, 13 7 20, 0 2 बचेगा, 3 2 5, 8 5 13, 6 19, 19 और 2 21। टोटल संख्याएं कितनी है? 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 10 बचेगा 2.5, 52.5 उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एक सवाल अगर कठिन आता है तो निश्चित तौर पर अगले 2 सवाल इजी हो जाते हैं। कैलकुलेशन का एग्जाम का जो फंडा है वो ये नहीं, सारे सवाल अगर कठिन कठिन दे दिया तो आप कर पाओगे? कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो सबको ही करनी है ना। किसी को ज्यादा करनी पड़ेगी, किसी को कम करनी पड़ेगी। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? निम्न व्यंजकों का एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सवाल में इस तरह का मामला होता है, ठीक है, अगर हर अलग अलग है, अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 4 में से 3 गया 1, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया 1, 1/6, मतलब 1 सही 1/6 आ जाए। ठीक है। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप इस सवाल को हल करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कोष्टक है और बढ़िया सा क्वेश्चन है। 4 दूनी 8 और 1 9/2, और -3 त्रिकाई 9, 1 10/3, 9 तिरिक 27, 10 दूनी 20, 27 - 20 बटे कितना 6, ये हो गया 7/3। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका था कि मैं 4 में से 3 को घटा देता, 1 आ गया था, और 1/2 - 1/3 करता, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, ठीक है ना, 3 - 2/6, ये कितना हो जाता? 1 सही 1। अब मर्जी आपकी, ऐसा करो या ऐसा करो, लेकिन यह ध्यान रखिएगा अगर गुणे या भाग का चिन्ह होता तब तो मेरी मजबूरी हो जाती इसको ब्रेक करना, इसको ब्रेक करना तब मेरी मजबूरी थी। अब आप देखिए ये कितना हो गया? 1/3, और अंदर कितना है? 7/6, ये 7/6। ठीक है। यहाँ 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/6
3 माइनस है, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा हुआ है और ये 4 टाइम 12 एक 13/3। मैं लिख पूरा इसलिए रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे, लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ भाग है। अब आप देखिए गुणा लगाओ तो सबसे पहले तो यही होगा, तो 7 तक कम 7, 6 3 18, ठीक है, मतलब 8/3 माइनस 1/18, फिर वही 18 8 144 माइनस 3 144 माइनस ही लगा था ना, 144 माइनस 3/54, तो ये कितना हो जाएगा 141/54, और यहाँ कितना है 13 भाग लगा हुआ है उल्टा हो जाएगा, तो 13/3 गुणे 54/141। कुछ कट रहा है क्या? 5 4 9 3 से कट जाएगा, ये आ गया 18। एक 141, क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है भाई, देखिए क्या लफड़ा, नहीं कुछ गंद गड़बड़ हो गई क्या? यहाँ तो मामला ठीक था 7/6 तक, 7/6 1/3, ठीक है, ये भी ठीक है। 7 तक कम 7 6 तरीका, ओह ओहो, यहीं से सवाल गड़बड़ होना शुरू। देखिए 7 तक कम 7 था। अब देखिए अगर इसको आप चाहें तो ये 18 8 144 3 7 21 भी कर सकते हैं, तो वैसे 3 और 18 का जो एलसीएम है कितना होगा 18 होगा, तो 18 होगा तो मैं इसको 18 ही कर देता हूँ। 3 छक्के 18, तो 6 8 48 माइनस कितना हो गया 7, अब ये कितना बचा 41, ठीक है, तो 13/3 और गुणे ये भाग लगा है तो ऊपर चला जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 41 है, 3 छक्के 18। अब आप देखो 41 कहीं है क्या नीचे, ये वाला उत्तर होना चाहिए, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो है कुछ नहीं सवाल में, लिखने में अब ये है कि आप जितना मेंटल कैलकुलेशन कर पाओ, जितना कम लिखोगे उतना जल्दी आप सवाल के आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है ना। देखो 41 एक कम 41, 7 एक 8, देखो अब यहां से बच रहा था 13 6 78, 78/41, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, 8 में से 1 चला गया 7, 7 में से 4 चला गया 3, 37 ही था ना, हाँ 37/1, ये आपका आंसर हो। इसको मैंने इसलिए नहीं किया भैया बटे में 41 एक ही जगह है दिख रहा है, उसी को टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर 4/5, तो 3 tan थीटा, ओ बढ़िया क्वेश्चन। देखिए साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर होता क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये मान लीजिए कोई ये है ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये बोल रहा है कि ये 3 है और ये 5 है, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनस और ये है आपका बेस। अब इसमें आप ये देखो कि साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा 4/5। अब आप देखिए टेन का और सेक का यूज था, टेन का और सेक का, कॉस का यूज है तो कॉस थीटा बराबर ही हो गया, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है ये बटे ये, ठीक है ना, मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन 3/4, ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सीधी सी बात है 5 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3/, बन गया। अब सेक कॉस का उल्टा और कॉट टेन का उल्टा, सारे मान आ चुके हैं। अब ये 3 है ये 5 है, तो ये 4 क्यों है, क्योंकि भैया के मामला किसका है, मामला किसका है, ये ट्रिपलेट का, ठीक है, बार बार ट्रिपलेट का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको साइन थीटा बराबर, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 90 डिग्री से कम 0 डिग्री से ऊपर है, वैल्यू अगर आपको दी गई है और अगर ट्रिपलेट फंस गई तो आपकी लॉटरी लग गई है, ठीक है ना। बस सवाल में फटाफट आप वैल्यू पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए 3 गुणे टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, साइन थीटा बटे कॉस थीटा 3/4, 3 गुणे 3/4 माइनस लगा है 5 4/, ठीक है, बटे, ठीक है। अगला कितना 3 सेक थीटा, सेक मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा 4/, 3 गुणे 5/4 और माइनस कॉट थीटा 10 का उल्टा, तो करते जाइए 4 गुणे 4/, यही होगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा
बच रहा है क्या? कटकुट क्यों नहीं रहा भाई? चलिए 3 त्रिकाई 9, 9/4 -4, नीचे 5 तिहाई 15, 15/4 -16 ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या सवाल में? ठीक तो है यार। चलो देखते हैं क्या मामला है। 9 - 16/4, 15 तिया 45 -64/12, 4 तिहाई 12 ठीक है। 9 में से 16 गया, कितना बचा? 7। और इधर कितना बचा? 45 9 10 9 19, 19/3 पर चला जाएगा, 3/19 आ जाएगा। क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में? क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में? 3/5 साइन थीटा बराबर है तो कॉस थीटा बराबर 4/5। क्या गड़बड़ है? ओ हो सिट, ये 4/5 है और हमने पूरा सवाल 3/5 के अकॉर्डिंग कर दिया। चलिए पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। ये 4 है इसका, देखिए ये 4 है, ये 4 है, तो बट नेचुरल है, बेस कितना होगा 3। अब आप यहां देखो, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो दी गई है 4/5, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस आप वैल्यू पेस्ट कर दो, देखिए 3 टेन थीटा की वैल्यू 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस यही समझ जाना चाहिए हमको। कॉस थीटा 5 गुणे 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बटे 3 सेक थीटा इसका उल्टा 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 4 कॉट थीटा इसका उल्टा 3/4, इससे ये। अब यहां कितना बचा आपका? 4 - 3, और यहां कितना बचा आपका? 5 - 3, मतलब उत्तर हो गया 1/2। सवाल खत्म। ठीक है, देख लिया, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती पूरे सवाल को गलत कर गई। तो ये गलती आप एग्जाम में मत करना, ठीक है ना। वहां आपको ये देखना है कि दिया क्या हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई? देख लीजिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिए यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ। देखिए 12 दूनी 24, 6 भागे 24 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4, ये तो हो गया 1/4। फिर इसको आप देखो, 3 - 5 ऋण 2, और यह कितना हो जाएगा? ऋण 8। ये खुलेगा तो ये 12 - 8। अब देखो, आप इसको खोलो, आप देखिए 3 में से 5 गया, 3 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 3 में से 5 गया ऋण 2। अब ये 12 ऋण ऋण 2, तो ये 12 और 2 कितना हो गया? ये 14। अच्छा नहीं यार, ठीक लिखा था, 3 में से 5 गया ऋण 2। देखिए पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, 3 - 5 गुणे 4 इसकी, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले ये हल होगा क्योंकि कोष्टक में, तो ऋण 2 गुणे 4 मतलब यहां पर है ऋण 8, ठीक है, और ये ऋण लगा हुआ है तो 12 ऋण ऋण 8, ये हो गया। और भागे कितना है? भागे कितना है? 8। ये आपका सवाल है, ठीक है ना। फिर माइनस कितना है? 8 प्लस, ये देखिए आप कितना है? 6 भागे कितना? 12 दूनी 24, 6 भागे 24 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। दशमलव में लेना है तो दशमलव में ले लेंगे इसको आगे चल के। देखिए यहाँ कितना है? 9 गुणे 15, ये है कोष्टक में, तो 12 गुणे 10 120, 15 नहीं है 135, तो 135 भागे 120 ये हो गया, माइनस इस जगह पे कितना है? 6 दूनी 12, 12 भागे 12 एक ही आएगा। ये आपका सवाल है। अब इसको अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा? यहीं पर तो होगा, यहीं पर तो होगा। 8 में 8, 8 कम 8, तो अब आपका सवाल बचा 12 + 1 माइनस 8 प्लस 6 भागे 24 का मतलब 1/4, ठीक है, नीचे 135, 15 8 120, 15 नहीं है 135, तो ये 9/8 माइनस ये,
तो 12 1 13, 13 में से 8 चला गया 5, तो 5 + 1/4 और यहाँ 8 × 8 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 21/4 और ये 8 ऊपर चला जाएगा 21/4 गुणे 8/1, 4 दूनी 8, 21 दूनी 42, ये आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। सवाल में कुछ भी नहीं है, जो ये बड़े बड़े कोष्टक है पहले आप इनको हल कर लीजिए बस, ठीक है। बाकी सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी पूरा सवाल आपके सामने लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए बी सी किसी काम को 12, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने एक दिन 4-7 काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया। तो पहले यहाँ पर देखिए आपको तीनों को रेशियो दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। फिर आप देखिए कि किसने काम किया और कहाँ का समय क्या है, बस उसी को हम एक्स मान लेते हैं। देखिए इस सवाल में जो आपसे कह रहा है ए बी सी किसी काम को 12, 16, 24 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी ने एक साथ 4 दिन काम किया। देखिए ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। इसका जो टाइम है ये है 12, ये है 16, ये है 24, तो जो टोटल वर्क है 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी हो गई 4, इसकी 3 और इसकी, ठीक है। अब बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, मतलब बी और सी ने जैसा जैसा वो बोल रहा वैसा वैसा मैं लिख देता हूँ, प्लस फिर सी काम छोड़कर चला गया, ए आ गया, सी चला गया, ए आ गया, तो अब कौन करेगा बी प्लस ए। इन्होंने कितने दिन किया, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा एक्स, और बराबर टोटल कितना है 48। बस आप वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। बी और सी 3 2 5, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। ए और बी 4 3 7, ये 7x हो गया, ये हो गया 48। तो अब आप देख लीजिए 7x बराबर हो जाएगा 48। ओहो, ये 4 दिन किया है इन्होंने, ये 4 दिन किया है, ये 20 हो जाएगा। 48 - 20 मतलब कितना हो गया 28, तो x बराबर हो जाएगा 28/7, उत्तर कितना हो जाएगा 4 डेज, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको केवल क्षमता और टोटल वर्क निकालना था। जैसा जैसा सवाल बोलता जा रहा वैसा वैसा कर दीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समूहीकृत आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्रमशः ये है माध्यिका। अब देखिए इसमें आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। बहुलक बराबर होता क्या है, देखिए बहुलक बराबर जो होता है फॉर्मूला जो होता है, बस इतना आपको अगर याद हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य, ठीक है। मतलब मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू क्या क्या दिया था, हाँ मोड आ गया, मीडियन आ गया, मीन हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, बहुलक और माध्य। बहुलक कितना दिया है 27.5, ठीक है, बराबर ये आपको निकालना है, और ये कितना आपको दिया हुआ है 28। अब देखिए 28 दूनी 56 और 1 57, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू 27.5 प्लस 57, 57 7 64 64 20 84 84.5, तो ये मीडियन बराबर हो जाएगा 84.5/3। 28 या 84, तो ये तो 28 से आएगा, इसमें 28 यही है। 50 में 3 का भाग दोगे 0.2, ये आपका। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। बहुत बढ़िया सवाल आपको देखने के लिए मिले, कैलकुलेशन के कुछ अच्छे सवाल, मीन मोड मीडियन भी आपको इसमें देखने के लिए मिला, और साथ ही कुछ इजी सवाल भी देखने। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल इसी वक्त, तब तक के लिए